तो मूवी के स्टार्ट में हम सोफिया को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ जाती है पैसिफिक ओशियन में। यहाँ पे फैले प्रदूषण के बारे में वो वीडियो बना रही होती है। इसी के साथ एक शार्क होती है जिसका नाम लिलित होता है। उसको लगभग 1.5 हफ्ते पहले सोफिया ने टैग किया था, जिस टैग का नाम था बीकन 7। अब यहाँ पे सोफिया को लिलित का सिग्नल आता है। इसी बीच उसके साथ ही पानी में नीचे कूद जाते हैं और वहाँ पे उन्हें एक स्पर्म वेल का बच्चा मिलता है जो कि जाल में फंस करके वहीं पे मर गया होता है। अब ये लोग शोक जमा ही रहे होते हैं कि इसी बीच उन्हें देखने को मिलता है कि स्पर्म वेल के बॉडी पार्ट को एक बड़े से बाइट की वजह से किसी ने गायब कर दिया और ये बाइट किसी नॉर्मल जीव का नहीं है। अब ये लोग उस कातिल को ढूंढ ही रहे होते हैं, किसी बीच इनके पीछे लिलित आ जाती है। अब सोफिया घबरा जाती है क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने लिलित को देखा था तब वो लगभग 1.5 मीटर की थी और इस समय वो 5+ मीटर्स की हो चुकी है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि लिलित का सैंपल ले लो और उसके बाद ऊपर आ जाओ, मुझे जानना है कि उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। अब यहाँ पे उसका हस्बैंड लिलित का सैंपल लेने के लिए उसे डांट चुभाता है जिससे लिलित भड़क जाती है और उसके साथियों के ऊपर अटैक कर देती है। सोफिया और उसके एक साथी ऊपर रहते हैं और वो अपने बाकी साथियों को मरते हुए देख रही होती है। उनको बचाने के लिए सोफिया नीचे कूद जाती है पानी में, जहाँ पे उसे अपने साथियों के कटे फटे पार्ट्स मिलते हैं। किसी बीच उसका सामना लिलित से होता है। लिलित सोफिया पे अटैक कर देती है। सोफिया बचने की कोशिश करती है लेकिन फिश नेट में उसका पैर फंस जाता है और लिलित उसे पानी में नीचे घसीटती हुई ले जाती है, जिस वजह से सोफिया के एक कान से खून आना शुरू हो जाता है। अब सोफिया कैसे तैसे उस नेट को कट करती है और पानी के बाहर आती है और ऐसे उसने अपने साथियों को खो दिया। लगभग 3 साल बीत जाते हैं। सोफिया ने अब अंडर वाटर जाना बंद कर दिया है। वो कोई भी रिसर्च नहीं करती है, वो बस एक मरीन गाइड बन गई है जहाँ पे वो बच्चों को ओशियन और उसके जीवों के बारे में बताया करती है। अब सोफिया जिन बच्चों को पढ़ा रही होती है इन्हीं में से एक मीका होती है जो सोफिया से कहती है कि बीकन 7 के बारे में मुझे भी पता है और आपका बीकन 7 इस समय पेरिस में है। सोफिया इन बातों में इंटरेस्टेड नहीं है और वहां से जाना ही सही समझती है, जिसके बाद मीका उससे कहती है कि एक बार मेरी ऑर्गेनाइजेशन तो देख लीजिए। जिसके बाद सोफिया उसके ऑर्गेनाइजेशन में जाती है जिसका नाम SOS होता है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये शार्क्स के ऊपर स्टडी कर रही होती है। यहाँ पे मीका बताती है कि इस समय लिलित इसी रिवर में, यानी कि जो सैंड रिवर पेरिस के अंदर है, उसमें आ चुकी है। जहाँ पे उसकी बात करते हुए सोफिया कहती है कि लिलित यहाँ तक नहीं आ सकती है, वो एक खारे पानी की शार्क है और यहाँ मीठे पानी में आकर के उसका रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ पे वो चंद घंटों में ही मर जाएगी। मीका उसे कहती है कि आपको हमारी हेल्प करनी चाहिए रिसर्च में, लेकिन सोफिया का जो ट्रॉमा है जिसमें उसने अपने पति अपने साथियों को खोया है वो उसे हेल्प करने से मना कर रहा है और वहां से सोफिया अपने घर चली जाती है, जहां पे काफी देर सोचने के बाद वो अपने लैपटॉप को ऑन करती है और बीकन 7 को ट्रैक करती है। तो उसे पता चलता है कि सैंड रिवर में इस समय लिलित आ चुकी है। इसी बीच हम 2 लड़कों को देखते हैं जो यूट्यूब वीडियो बनाने के चक्कर में रिवर से चीजों को मैग्नेट के थ्रू बाहर निकाल रहे होते हैं और यहाँ पे उन्हें मिसाइल मिलता है। इस वजह से यहाँ पे पुलिस आती है और इन मिसाइल्स को जब्त कर लेती है। पुलिस इंस्पेक्टर आदिल बताते हैं कि यहाँ पे काफी सारी ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यहाँ पे आ गई थी। घबराने की जरूरत नहीं है, वो अब तक डीएक्टिवेट हो चुकी है और जब तक कोई विस्फोटक अंदर नहीं जाता तब तक उनका धमाके में उड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब इसी रात को हम मीका को देखते हैं जो अपनी साथी के साथ जाती है सैंड रिवर में। यहाँ पे वो एक कार को चेक करने के लिए आई होती है। असल में पिछली रात एक कार इस रिवर में गिर गई थी और अभी तक वो किसी को नहीं मिली है। तो मीका को ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे लिलित होगी तो उसने उस कार ड्राइवर पे अटैक किया ही होगा। वो नीचे जाती है कार को चेक करने के लिए और कार पे लिलित के दांतों के निशान होते हैं कि तभी आदिल अपनी टीम के साथ वहां पे आ जाता है। मीका की फ्रेंड उसे छोड़ के भाग जाती है लेकिन मीका को पकड़ लिया जाता है। अब अगले दिन आदिल की टीम उस कार को बाहर निकालती है और उन्हें भी पता चलता है कि उस आदमी की आधी बॉडी यहाँ पे है ही नहीं, जैसे कि कोई आधी बॉडी उखाड़ करके यहाँ से ले जा चुका है। इसी वक्त आदिल के साथ मीका भी होती है। तभी यहाँ पे सोफिया की एंट्री होती है और वो आदिल को बताती है कि एक शार्क है जिसका नाम है लिलित, वो इस रिवर में आ चुकी है, तो हमें उसको पकड़ना होगा। अब मीका को ऐसा लगता है कि उसको पकड़ने की जगह ये लोग उसे जान से मार देंगे, तो वो एज अ मरीन एक्टिविस्ट जो कि समुद्र के जानवरों को बचाना चाहते हैं, यहाँ पे उस शार्क को बचाना चाहती है। तो यहाँ से वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि जब मैं तुमसे कहूँ तब तुम मेरी हेल्प करना। अब यहाँ पे सोफिया के साथ आदिल बोट में बैठ करके अपनी टीम लेकर के नदी में जाता है, जहाँ पे उसके साथ ही अंदर डाइव करते हैं और वो सोफिया के ट्रैकर के दम पे लिलित को ढूंढ रहे होते हैं। लिलित उनके आसपास ही होती है। उन्हें एहसास भी होता है कि कोई बड़ा सा जीव उनके आसपास घूम रहा है कि इसी बीच यहाँ पे मीका अपने फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि उस ट्रैकर को डीएक्टिवेट कर दो, जिसके बाद उसकी फ्रेंड ट्रैकर को डीएक्टिवेट कर देती है और यहाँ पे लिलित का सिग्नल सोफिया के पास से गायब हो जाता है। वो आदिल से कहती है कि फौरन अपने दोस्तों को ऊपर लाओ वरना लिलित इनमें से किसी एक के ऊपर अटैक कर सकती है। अब आदिल सभी साथियों को ऊपर घसीट लेता है। उसके साथ ही बताते हैं कि नीचे हमने कोई बड़ी सी चीज देखी थी और ये नॉर्मल सी बात नहीं है। अब यहाँ पे आदिल को ऐसा लगता है कि सोफिया ने ट्रैकर को बंद कर दिया था, तो वो उसके ऊपर शक करने लगता है। सोफिया गुस्सा करके वहां से चली जाती है। वहीं आदिल अपनी टीम के साथ
पहुंचता है मेयर के पास और उससे कहता है कि हमें इस इवेंट को बंद कराना होगा। असल में कुछ ही दिनों में एक इवेंट होने वाला है इस रिवर में, जो कि एक स्विमिंग इवेंट है और इस इवेंट में काफी सारे लोग पार्ट लेने वाले हैं। तो अगर ऐसा होगा तो शार्क हो सकता है कि इनमें से किसी पे अटैक कर दे। मेयर कहती है कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है, हमें उस शार्क को जल्द से जल्द मारना होगा। इसी बीच हम देखते हैं मीका को, जो एक वीडियो रिकॉर्डिंग करती है और यहाँ पे काफी सारे एक्टिविस्ट से बात करते हुए कहती है कि एक ऐसी स्पेशल शार्क है जिसका नाम लिलिथ है, उसकी जान खतरे में है, ये लोग उसे जान से मार देंगे, हमें उसे बचा करके ओशियन में भेजना होगा। तो उसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि पेरिस की कैटाकून्स में सब लोग आज शाम को मुझसे आकर के मिले। असल में कैटाकॉन्स वो जगह है जब पेरिस को बिल्ड किया गया था, उस टाइम पे उसे भी अंडर वाटर टनल के तौर पे बनाया गया था। तो वहां पे मीका ने सभी लोगों को बुलाया। अब मीका की वो साथी जो पिछली रात भाग गई थी पुलिस से बच करके, वो पहुंचती है सोफिया और पुलिस वालों के पास और उन्हें बताती है कि मीका काफी सारे लोगों की जान खतरे में डाल रही है और वो कैटाकून्स में इतने सारे लोगों को उस शार्क के बीच में बुलाने वाली है, तो हमें मीका को रोकना होगा। अब कैटाकून्स हमें दिखाया जाता है जहाँ पे मीका सभी एक्टिविस्ट के साथ होती है और वो कहती है कि हमें इस शार्क को बचाना होगा। तभी आदिल सोफिया और अपनी टीम के साथ वहां पे आ जाता है और सबसे कहता है कि शार्क बचाने का समय तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन उनकी बात काटते हुए मीका हीरो बनते हुए पानी के बीच में चली जाती है और कहती है कि देखिएगा शार्क मुझ पे अटैक नहीं करेगी। सोफिया को पता है कि लिलिथ एक नॉर्मल शार्क नहीं है और वो कभी भी यहाँ पे मीका को उड़ा सकती है। कि इसी बीच यहाँ पे एक बेबी शार्क आता है जो कि असल में लिलिथ का ही बच्चा होता है। अब यहाँ पे सोफिया सोचती है कि लिलिथ अपना बच्चा लेकर के इतनी खतरनाक जगह पे आखिर क्यों आई है, लेकिन इन सबसे ज्यादा इन्हें ये चिंता होती है कि कैसे तैसे मीका बाहर आ जाए। लेकिन मीका इनकी एक नहीं सुनती है। आदिल पानी में कूदता है मीका को पकड़ने के लिए, लेकिन मीका उसे धक्का दे करके दूसरी तरफ भागती है कि तभी लिलिथ अपना असली रंग दिखाती है और वो मीका के ऊपर अटैक कर देती है और उसको फाड़ करके खा जाती है। अब सभी एक्टिविस्ट घबरा जाते हैं और वहां से भागना सही समझते हैं। इन सब के चक्कर में काफी सारे लोग पानी के अंदर गिर जाते हैं और हम देखते हैं कि एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों बेबी शार्क्स यहाँ पे आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं इन्हीं सब लोगों के ऊपर। इसी बीच हम मीका के उस फ्रेंड को देखते हैं जिसने सारी खबर दी थी, वो भी पानी में गिर जाती है और ऊपर ना आने की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे आदिल का एक साथी भी मारा जाता है, लेकिन कैसे तैसे काफी सारे लोगों को ये लोग बचा के यहाँ से निकल जाते हैं। सोफिया को आदिल अपने पास बुलाता है और कहता है कि कैटाकून्स में हमने किसी चीज को पकड़ा है और जब वहां पे वो पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आदिल की एक गोली लिलिथ के एक बेबी शार्क को लग गई थी, जिस वजह से उसकी वहां पे मौत हो जाती है। अब इसको सोफिया अपने पास ले जाती है और उसकी बॉडी को एग्जामिन करती है और वो बताती है कि इन शार्क्स ने अपने आप को ऐसा ढाल लिया है कि वो इस पानी में भी जी सकती है। यहाँ पे उनके लिए पर्याप्त चारा है, वो जितने चाहे उतने इंसानों को मार के खा सकती है। और इसी के साथ सोफिया को यह भी पता चलता है कि ये शार्क इस तरह से इवॉल्व हो चुकी है कि इन्हें किसी मेल की जरूरत नहीं है। ये छोटी सी शार्क भी अभी प्रेग्नेंट होती है। सोफिया जब उसका पेट कट करती है तो उसके अंदर से काफी छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। अब सोफिया घबरा रही है, उन्हें इन शार्क्स को रोकना होगा, अदरवाइज इंसान खतरे में आ जाएगा, क्योंकि ये शार्क्स अपने समय से पहले बच्चे पैदा कर रहे हैं और एक दो नहीं सैकड़ों की तादाद में बच्चे पैदा कर रहे हैं और इतने सारे बच्चे अगर इस नदी में आ गए तो इंसानों को बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब आदिल यहाँ पे ये प्लान बनाता है कि वो बॉम्ब लेकर के कैटाकून्स में जाएगा और वहां पे धमाका कर देगा, क्योंकि लिलिथ अपने बच्चों के साथ वहीं पे रहती है। तो धमाकों में जब कैटाकून्स ही खत्म हो जाएगा तो ये बच्चे भी मारे जाएंगे। तो एक टीम बनाता है और लेकर के जाता है कैटाकून्स में, जहाँ पे उसके साथ सोफिया भी होती है। अब जब वो पानी के अंदर जाते हैं और पिलर्स पे बॉम्ब लगा रहे होते हैं कि इसी बीच हम देखते हैं कि उनके सर के ऊपर लिलिथ के बच्चों का झुंड होता है। ये काफी सारे बच्चे होते हैं और ये सभी प्रेग्नेंट होते हैं। ये काफी खतरनाक बात है कि अगर इनमें से कोई भी बच गया तो सोफिया और बाकी सब इंसानों के लिए बचना इम्पॉसिबल हो सकता है। अब ये लोग बॉम्ब लगा करके वहां से निकल ही रहे होते हैं कि तभी ये शार्क्स उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। अब आदिल और सोफिया बचते हैं और कैसे तैसे बॉम्ब एक्टिवेट करके वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं। जोरदार धमाका होता है जिसमें आदिल घायल हो जाता है, लेकिन सोफिया उसे लेकर के बोट की तरफ जाने लगती है। अब वो उसे जब बोट पे चढ़ा देती है तब वापस सोफिया कैटाकून्स की तरफ जाती है देखने के लिए कि वो बंद हो चुका है या नहीं। जब वहां पे वो जाती है तो वो देखती है कि कैटाकून्स तो बंद हो गया, लेकिन लिलिथ अभी भी जिंदा है। लिलिथ बढ़ती है फौरन रेस ट्रैक की ओर, जहाँ पे अभी नदी में रेस होने वाली है। सोफिया फौरन पानी के ऊपर आती है और आदिल को बताती है कि अभी भी लिलिथ जिंदा है और वो उन लोगों की तरफ बढ़ रही है। हम देखते हैं स्विमिंग इवेंट को जो होना शुरू हो जाता है। असल में मेयर को ये बताया गया होता है कि पानी में एक जायंट शार्क है, लेकिन मेयर ने इन्वेस्टर से पैसे लिए होते हैं और उसके लिए ये रेस काफी जरूरी होती है, इंसान की जिंदगी से भी ज्यादा। इस वजह से उस रेस को कराना जरूरी समझती है। तभी इतने सारे लोगों की जान इस समय रिवर में खतरे में है। अब यहाँ पे लिलिथ फौरन उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। मेयर ने तगड़ा इंतजाम बैठाया होता है। यहाँ पे वो स्नाइपर्स और अपने साथ में काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को लाई होती है। ये सभी लोग लिलिथ के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और शायद यही इनकी सबसे बड़ी
बड़ी गलती होती है, क्योंकि इस रिवर में काफ़ी सारी मिसाइल्स पड़ी हुई हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से डीएक्टिवेट है। गोली लगने की वजह से धमाके होते हैं और देखते ही देखते ढेर सारे धमाके होने शुरू हो जाते हैं। इतना ज़्यादा तबाही मचती है कि कैनल टूट जाती है और पूरे पेरिस में पानी जाना शुरू हो जाता है। सोफिया कैसे तैसे आदिल को बचाती है। सोफिया की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि पूरा पेरिस पानी में डूब चुका है। वो फौरन आदिल को पकड़ती है और एक जगह जाकर के लोग बैठ जाते हैं। अब आदिल और सोफिया देखते हैं कि उनके चारों तरफ ढेर सारी शार्क्स हैं, जैसे लिलित ने अपने बच्चों को कहीं और पे ही छुपा के रखा हो। और ये सभी बच्चे अब पूरे पेरिस में घूम रहे हैं। अब पूरा पेरिस लिलित और उसके बच्चों का एक तरीके से घर बन चुका है और इंसान उनका भोजन है। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद।